Hello, myself Dr. Alka Tiwari, Professor, Department of Chemistry, Government VYT Autonomous PG College, Durg. Today I am going to teach Unit 4 Spectroscopy to BSc final students. As this unit is very lengthy, will be covered in 2 to 3 lectures. In my first lecture, I will teach basic principle of mass spectroscopy, and in next IR spectroscopy. So now let's start our today's topic, mass spectroscopy. These are the contents: basic principle of mass spectroscopy, theory, fragmentation, mass spectra of alcohol and alkane and application. अब हमको समझना ये है कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, और मास स्पेक्ट्रा के द्वारा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास एवं एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में जानकारी मिलती है, एवं यह एक बहुत ही रिलायबल मेथड है। ज़्यादातर टेक्निक्स नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं, अर्थात सैंपल्स को हम रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि सैंपल या तो बहुत ही थोड़ा सा या बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, जबकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है, और इस कारण इसमें हम सैंपल को बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी दो कंपाउंड्स का जो मास स्पेक्ट्रा है वो एक समान नहीं होता। नेक्स्ट आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें सॉलिड, लिक्विड या गैशियस सैंपल्स को वेपोराइज करके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है, इनके द्वारा बम्बार्ड किया जाता है, जिससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके मॉलिक्यूलर आयन बनाता है, और इसे हम पेरेंट आयन भी कहते हैं। पेरेंट आयंस या मॉलिक्यूलर आयंस एनर्जेटिकली बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, और इस कारण ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं। ये फ्रैगमेंट्स रेडिकल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर केवल पॉजिटिव आयंस को ही डिटेक्ट करते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या रेडिकल्स को नहीं करते। ईच पॉजिटिव आयन हैज़ m/e रेशो, वेयर m इज़ मास एंड e इज़ चार्ज। अधिकतर आयंस का e की वैल्यू 1 होती है, अतः m/e रेशो इस मॉलिक्यूल के मास को प्रदर्शित करता है। मॉलिक्यूलर आयन को m पॉजिटिव से दर्शाया जाता है, और यह एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसके द्वारा बनने वाले फ्रैगमेंट्स को डॉटर आयंस कहते हैं, और प्रत्येक के m/e वैल्यू से एक सिग्नल हमें प्राप्त होता है। इन सिग्नल्स की इंटेंसिटी आयंस की एबंडेंस या प्रचुरता को दर्शाती है। लार्जेस्ट पीक को बेस पीक कहते हैं, जिसकी वैल्यू 100 होती है। बेस पीक के सापेक्ष दूसरी पीक्स की तीव्रता प्रदर्शित होती है। पेरेंट आयन पीक बेस पीक नहीं होती, यह आयंस की एबंडेंस या प्रचुरता के ऊपर निर्भर करती है। मास स्पेक्ट्रा सिग्नल्स की इंटेंसिटीज़ एवं m/e वैल्यूज़ के बीच का ग्राफ होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रैगमेंटेशन क्या होता है। जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के आयनाइजेशन चेंबर में से पास होते हैं, तो एनर्जेटिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूलर आयंस छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कैटायंस, रेडिकल्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक कैटायन है, मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके बना है। जब ये फ्रैगमेंट आयंस में विभक्त होता है, तो एक तो ये पॉजिटिव आयन बनाता है, m1 पॉजिटिव बना है, और दूसरा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या फिर m1 न्यूट्रल मॉलिक्यूल और m2 पॉजिटिव आयन बनता है। इसके बाद में हम आते हैं फ्रैगमेंटेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो जनरली 3 टाइप के फ्रैगमेंटेशंस पॉसिबल हैं: होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक और मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट।
आयोनाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन का रिमूवल सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स से होता है, जो बॉन्ड को होमोलिसिस या हेट्रोलिसिस के द्वारा होता है। लोन पेयर्स जो हेट्रो एटम्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, इनकी एनर्जी पाई या सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए ये आसानी से आयनाइज हो जाते हैं और जो आयंस जितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अब अगर हमने इसमें दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक तो अल्कोहल का जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और दूसरा अल्केन्स जहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर आयन जो होता है ये बहुत ही स्मॉल या नॉन एग्जिस्टेंट होता है और अल्कोहल के मॉलिक्यूलर आयन में ऑक्सीजन के पास वाला कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो सकता है। एलिफेटिक अल्कोहल्स ऑक्सोनियम आयन बनने के कारण अपना सिग्नल M/E31 पर देते हैं। इस स्लाइड में देखिए फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें देखिए यहाँ पर OH के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के कारण ये कैटायन बन गया और ये कैटायन फिर यहाँ पर इससे स्टेबलाइज भी हो सकता है। यहाँ से R निकलता है इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देके, तो ये बन गया डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, जिसको कि हम ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है बाय सिंपली डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्सोनियम आयन के बनने के कारण हमको 31 पर इसका सिग्नल मिलता है M/E का और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। ये है मास स्पेक्ट्रम अल्कोहल का, जिसमें ये दिख रहा है 31 पे सिग्नल। इसके बाद में नियोपेंटेन जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर इसको हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक बीम से बम्बार्ड करते हैं तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके C5H12 पॉजिटिव आयन बनाता है, पेरेंट आयन, जिसका M/E रेशो है 72 और ये मॉलिक्यूलर आयन फिर डिसोसिएट होता है डॉटर आयंस में, जिसके में एक है C4H9, इसका M/E रेशो है 57, C3H5 जिसका 41.5, C2H5 जिसका M/E रेशो है 29 एंड C2H3 जिसका है 15.7। इसमें से सबसे ज़्यादा एबंडेंस में ये वाला बनता है C4H9 जिसका कि M/E रेशो 57 है, तो ये बेस पीक बनाता है जिसकी वैल्यू 100 है और इसके सापेक्ष में बाकी की सिग्नल्स मिलते हैं। ये है नियोपेंटेन का मास स्पेक्ट्रम, ये बेस पीक दिख रही है 57 पे ये, और बाकी इनके सापेक्ष में हमको दूसरे सिग्नल्स मिल रहे हैं। इसके बाद में एक ब्रीफ आइडिया हम आपको देना चाहेंगे मास स्पेक्ट्रोमीटर का, जिसके कि 3 बेसिक फंक्शंस हैं। टू वेपोराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वॉलेटिलिटी, दूसरा फंक्शन है टू प्रोड्यूस आयंस इन द वेपर फेज फ्रॉम न्यूट्रल कंपाउंड्स, और तीसरा है टू सेपरेट आयंस एज पर देयर M/E रेशो एंड रिकॉर्ड देम। और मेन कंपोनेंट्स मास स्पेक्ट्रोमीटर के होते हैं, जिसमें इनलेट सिस्टम है, आयन सोर्स है, मास एनालाइज़र है और डिटेक्टर है। तो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमीटर में सैंपल मॉलिक्यूल्स को आयनाइज किया जाता है और बनने वाले पेरेंट और डॉटर आयंस में काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण ये सोर्स को छोड़ देते हैं और ये सभी कैटायंस अपने अपने M/E रेशो के अनुसार कैलिब्रेटेड एनालाइज़र से एनालाइज किए जाते हैं। एनालाइज़र असेंबली से निकलने वाली बीम को डिटेक्ट करके सिग्नल्स रजिस्टर किए जाते हैं। ये इसका डायग्राम है, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आयन सोर्स को मतलब यहाँ पे बम्बार्ड किया जाता है और इससे बहुत सारे आयंस बनते हैं, पॉजिटिव आयंस, जो कि अपने M/E रेशो के अनुसार विभक्त हो जाते हैं और फिर इनको यहाँ से डिटेक्टर में इनके सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर M/E रेशो। इसके बाद में एप्लीकेशंस हैं मास स्पेक्ट्रा के द्वारा हमको जो जो इन्फॉर्मेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में मिलती है वो इस प्रकार है।
एक तो दो कंपाउंड्स की आइडेंटिटी को इसके द्वारा प्रूव किया जा सकता है और नए कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर बड़ी आसानी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। क्योंकि इसके द्वारा हमको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता है। एंड टू नो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन द मॉलिक्यूल एंड ऑल्सो टू डिटरमाइन द आइसोटोपिक कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। ये इसके मेन एप्लीकेशंस हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कि हमने आपको शॉर्ट में बताए हैं। थैंक यू।